नहीं होगे तो एक शिफ्ट करने के उस पे हो सकता है। और इसमें आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। कोई कोका कोला पीता है तो उससे पूछ सकते हैं कि वो दूसरा ब्रांड लेना चाहता है कि नहीं, हर चीज में कर सकते हैं। दूसरा तरीका आजकल रिलेटिवली इजी हो गया है, आपके पास स्क्रीनर जैसी चीजें हैं, लुक फॉर कंपनीज दैट जनरेट कैश। अब जब मैं बोलता हूं लुक फॉर कंपनीज दैट जनरेट कैश, कैश इज नॉट प्रॉफिट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को अकाउंटिंग सीखनी चाहिए थोड़ी, बिकॉज अकाउंटिंग इज, जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अगर आप अकाउंटिंग नहीं समझते तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट इतनी अकाउंटिंग नहीं समझनी होती कि आपको कोई सीए बनना है उसके लिए। जैसे आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ सीएफए, बट आई डोंट थिंक सीएफए जितना भी चाहिए होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा चाहिए होता है। मे बी इट इज इनग्रेन्ड इन माई प्रैक्टिस कि मुझे नहीं लग रहा, शायद चाहिए भी हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट आपको ढूंढना है कि कौन सी कंपनी कैश जनरेट करती है, एंड दैट स्टेटमेंट इज, दैट नेम इज फ्री कैश फ्लो। जब तक आप फ्री कैश फ्लो पे कंपनी को वैल्यू नहीं करते तब तक आप कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते। तो पहले आपको ढूंढनी है कौन सी ऐसी कंपनी है जो लास्ट 10 ईयर से फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। फ्री कैश फ्लो हिलता नहीं है, स्टेडी रहता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस ऊपर नीचे होता है, लेकिन फ्री कैश फ्लो स्टडी है। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है, फिर उनके फ्री कैश फ्लो को आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और मार्केट वैल्यू से चेक करते हैं। तो आई थिंक इट इज मोस्टली फ्री कैश फ्लो, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। आई थिंक देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, समटाइम्स वी try to make investing very simple by saying one sentence। जैसे मैंने बोल दिया फ्री कैश फ्लो देखना है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आज तो फ्री कैश फ्लो है, लेकिन ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं। मतलब कल वो प्रॉफिट देख के कोई दूसरे बंदे ने उस बिजनेस में घुस गया, जैसे एशियन पेंट्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और कोई दूसरा घुस गया, तो उसको वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। और मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूँ, ये सब कुछ नहीं समझ पड़ रहा तो निफ्टी ले लीजिए, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस में ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नहीं, वो अपना डेट ठीक से मैनेज करता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेडीली ऊपर रहते हैं कि नहीं, तो और फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी है कि नहीं। अगर ये बेसिक पैरामीटर्स पे आप कर लेते हैं और एक ऐसी कंपनी ढूंढ लेते हैं जो ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ है, और वो आपको ज्यादा पता लगेगा। देखिए, आप जिस चीज के यूजर होते हैं उसका कस्टमर सबसे अच्छे आप ही हैं। आप ही बता सकते हैं कि इस कंपनी में ऐसा क्या है कि मैं यही लेने वाला हूं। अगर कोई एप्पल का फोन ले रहा है और बोल रहा है मेरे को यही चाहिए, आई एम नॉट अ एप्पल फैन एट ऑल, बीइंग बफेट फॉलोअर, इवन दो ही हैज इन्वेस्टेड इन एप्पल, बट I would not be spending my money on anything like that. At least till 6 years, जब तक मेरा son छोटा है। तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, my son would have a shock of his life when he goes to college, because I might want to change my lifestyle once he goes to college. But till he's there, I don't think I would be spending money on most of the things. But अगर आप Apple जैसी चीज को यूज करते हैं और आपको समझ पड़ रहा है कि मैं तो ये लूंगा ही लूंगा, अगले साल भी यही लूंगा, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि इसमें जो है वो कोई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कस्टमर ही बताता है, और आप ही अगर कस्टमर हैं तो ग्रेट। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड वेदर और नॉट किसी कंपनी का एक, लाइक यू सेड, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है ओवर इट्स कंपेटिटर्स, एंड दिस इज सच अ सिंपल एक्टिविटी। इसके लिए आई डोंट थिंक सो आई इवन नीड द इंटरनेट, आई कैन जस्ट टॉक to my circle. It's a great way to start your field work. But to add here, a caution here, कि ये करने के बाद वैल्यूएशन तो आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ग्रेट कंपनी ढूंढ ली और आपने बोला बस ये अच्छी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एशियन पेंट्स है 120 की पी रेशियो पे है तो 120 पे भी खरीद रहे हैं, वो नहीं हो सकता। फिर उसका पार्ट 1 ऑफ दिस आंसर को रेफर करना पड़ेगा टू फिगर आउट द वैल्यूएशन। अंडरस्टूड। तो मनी मैनेजमेंट क्लियरली हमने बात करी, थोड़ा सा अभी भी इंडियंस के लिए एक प्रॉब्लम एरिया है। तो आपसे समझते हैं कि आप कैसे बैलेंस करते हो बिटवीन सेविंग्स, योर एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड एक एग्जाम्पल से करते हैं, तो लेट्स से कि मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, तो अब मैं अपने पैसे को इन तीनों चीज़ों के बीच में कैसे स्प्लिट करूँ? If you are not saving 20% of your salary and investing, मतलब 20% सेव करके इन्वेस्टिंग, दैट टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, मतलब इंडेक्स फंड, क्योंकि अगर इक्विटी गलत ना हो जाए, इफ यू आर नॉट सेविंग 20% इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, यू आर डूइंग अ सीरियस डैमेज टू योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो 20% तो बेयर मिनिमम है कि आपको करना ही पड़ेगा, वो भी तब जब आप प्योर इक्विटी में कर रहे हैं। अगर आप प्योर इक्विटी नहीं कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर तो आपको उसका परसेंटेज और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टिंग चालू करने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आप जो प्लान बना रहे हैं वो डिरेल कैसे हो सकते हैं। क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है कि भाई मैं जितना भी सेव कर रहा हूँ एक ही बार में ना चले जाए, तो आपने टिक कर दिया कि भाई ये तो मैंने ले लिया। क्या मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है कि अगर वो भी चाहिए तो, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ ज्यादा है तो मे बी
योर फैमिली इज ऑलरेडी इंश्योर्ड. क्या आपके पास अगर आपको कुछ हो जाए तो इनफ लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपने ले लिया. क्या मेरे पास 5-6 महीने का मिनिमम इमरजेंसी कॉर्पस है. 2 लोग काम करते हैं तो 6 महीने एक ही बंदा काम करता है घर में, तो शायद तो कम से भी कर सकते हैं, या XYZ, या थोड़े ज़्यादा से भी कर सकते हैं. तो अगर आपको पता लग गया कि इमरजेंसी कॉर्पस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट, इफ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 years एंड यू कैन टॉलरेट वोलेटिलिटी, तो 100% इक्विटी में ही जाना चाहिए. आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि आपको नहीं करना चाहिए. देखिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, लोग बोलते हैं लेकिन इन्फ्लेशन को कौन बीट करेगा, रिसेशन आ गया तो कौन बीट करेगा. आपको यह समझना है कि एक ग्रेट कंपनी जो होती है, दैट इज द बिगेस्ट हेज अगेंस्ट एनी रिसेशन. इट इज द बिगेस्ट हेज अगेंस्ट एनी इन्फ्लेशन. क्योंकि अगर कोई भी रिसेशन आता है तो मेन पावर आती है प्राइसिंग पावर की. जैसे अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उस टाइम रिसेशन आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, लोग आपको कम पैसे देने वाले हैं उस टाइम पे? कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास प्राइसिंग पावर है, प्राइस और ऊपर कर सकते हैं, और ऊपर कर सकते हैं. तो जो ग्रेट कंपनीज होती हैं जिनके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, वो बेसिकली उस एडवांटेज के साथ आती हैं. तो दे वुड बी एबल टू डील विद रिसेशन, दे वुड बी एबल टू डील विद इन्फ्लेशन, दे वुड बी एबल टू डील विद एवरीथिंग. और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो निफ्टी 50 लीजिए, क्योंकि उसके अंदर अपने आप ग्रेट कंपनीज आ जाएंगी. जो खराब होगी वो अपने आप बाहर निकल जाएगी. तो आई थिंक मुझे लगता है कि यंग एज में जितनी सेविंग कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, इफ मनी मेकिंग इज अ गोल. एंड देन वंस यू अचीव, उसके बाद आपको देखना है. अगर इफ मनी मेकिंग इज नॉट अ गोल, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 20%. इफ मनी मेकिंग इज अ गोल, तो जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा. आई थिंक घुमा फिरा के बात हमेशा निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स फंड पे ही आ जाती है. तो दिस वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. तो आपका फिर सेक्टोरल ट्रेंड्स के ऊपर क्या ओपिनियन है? शुड पीपल रन बिहाइंड सेक्टर्स? No, I have a very clear view on sectors, on stocks, and I personally would do that everything of that kind. But मुझे लगता है 99% लोगों के लिए वो ठीक नहीं है. देखिए 99% लोगों के लिए हम उनको सेक्टर और स्टॉक और उसमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वेरी सॉरी टू द सोशल मीडिया फैटर्निटी की जो ये कर रहे हैं कि ये सब. देखिए क्या है कि अगर आप इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं घुसेंगे तो आप मेरे पास कैसे आएंगे? आप मेरे पास कैसे आएंगे पूछने के लिए कि वरुण आज क्या करूं, कल क्या करूं? इफ आई वांट यू टू कम एंड मीट मी वंस एवरी ईयर, आई विल मेक योर पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड. तो आई थिंक 99% लोगों को वो जरूरत नहीं है. आपको क्या समझना है कि 2 तरीके की इनकम है, एक्टिव और पैसिव में. अगर आप एक्टिव काम में अच्छा कर रहे हैं, देखिए हर एक पर्सन अलग अलग फील्ड में अच्छा करता है. कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई इन्वेस्टिंग में अच्छा है. अगर आप इन्वेस्टिंग में अच्छे नहीं हैं तो आप जिस चीज में भी अच्छे हैं उससे एक्टिव इनकम कमाइए और एक्टिव इनकम को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए एंड यू विल डू वेरी वेल. यू डोंट हैव टू टॉक टू पीपल लाइक मी. अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपके पोर्टफोलियो में 4 चीजें डालूंगा. फिर मैं डेट फंड को भी कॉम्प्लिकेट करूंगा. मैं डेट फंड में भी बोलूंगा ऐसा करते हैं, ये 4 लेते हैं, थोड़े टाइम बाद बीच बीच में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप चेंज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे. लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि एवरी 5 years में जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चेंज करते हैं बार बार, तो उसमें आप टैक्स की वजह से 12.5% अगर आप निकाल रहे हैं तो अमाउंट ऑफ लॉस दैट यू आर गोइंग टू मेक इज ह्यूज. ये कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वी वॉन्ट यू टू चेंज. अगर मुझे आपको बताना है कि सच की कल से आपको मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, आपका और मेरा ये लास्ट मीटिंग थी, जस्ट आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू माय फैमिली. अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो जितना भी पोर्टफोलियो है उसको आप इंडेक्स में डाल दो. एंड देन उसमें भी एक बहुत सिंपल सा, ये वॉरेन बफेट से आया है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो जितना भी पैसा है उसको आप 90-10 या 80-20 में स्प्लिट कर दो. 80% इज निफ्टी 500 काइंड ऑफ थिंग. निफ्टी 50, आजकल मैं निफ्टी 50 बोल रहा हूं, बट इट कुड बी निफ्टी 500. 80% निफ्टी 500, 20% इन डेट फंड, एंड इट कुड बी प्योर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, नॉर्मल सा डेट फंड. हर साल इसको रीबैलेंस कर देना बस. मतलब अगर मार्केट बढ़ जाए तो इक्विटी का पार्ट 80% से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेट तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे बढ़ रहा है. तो उधर से निकाल के डेट में डाल देना, 80-20 कर देना साल के एंड में, या 90-10, जो भी डिपेंडिंग अपॉन वो 10% आपके लाइफ का कितना बड़ा अमाउंट है. कईयों के केस में 70-30 भी हो सकता है. अगर मार्केट गिर जाए तो डेट का परसेंटेज बढ़ गया है तो यहां से निकाल के एंड बैलेंस इट फॉर लाइफ, एंड यू डोंट हैव टू मीट मी
anywhere. I think for my family the instruction is very clear कि कल मुझे कुछ हो जाए ना किसी के पास जाना है ना किसी से कुछ पूछना है, हर साल 80-20 पे बैलेंस करना है. इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब जब मार्केट थोड़ी गिरेगी आप ज़्यादा बाय कर लेंगे, हमेशा इक्विटी में रहेंगे. 20% 10% आपके पास हमेशा डेट होगा. इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास वो 10% अगर वो बिग है तो इमरजेंसी कॉर्पस भी है. मार्केट गिरने का आप अपने आप फायदा भी उठा लेते हैं, मार्केट बढ़ने का थोड़ा आप हल्का सा अमाउंट भी निकाल लेते हैं, एंड दैट्स इट. उसके बाद कुछ करने की जरूरत है नहीं. आई मीन, एंड ये वॉरेन बफेट बता चुके हैं. मैं देखिए, मेरे जैसे लोगों के लिए सरप्राइजिंग क्या है कि ये इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय वॉरेन बफेट. हमको तो पैसे किस बात के मिल रहे हैं, वही चीज बताने के जो वॉरेन बफेट बता चुके हैं. तो हम तो बस ऐसे उधर से पढ़ रहे हैं और यहाँ से बता रहे हैं. तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपको कैसा लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी कम है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता. तो मेरा आंसर तो यही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तभी तो हम जैसे लोग इतनी सिंपल सी चीज वहां से पढ़ के आपको बता रहे हैं. बट आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनली आपको मेरे जैसे लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए. मेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस वहां से पढ़ के बता रहे हैं. तो आजकल आप एआई के जमाने में इतनी सिंपल सी चीज है कि आप वॉरेन बफेट के लेटर्स टू शेयर होल्डर्स निकालिए, एआई पे डालिए, जो भी आप एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी XYZ डालिए, उसको बोलिए कि भाई मेरे को इस लेटर में से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताओ. हर लेटर में पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पूछते जाइए, आंसर लेते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए, आंसर लेते जाइए. प्रॉम्प्ट याद रखिए कि लिखिए एक्ट एज वॉरेन बफेट. बस ऐसा ना हो जाए कि वो नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह बात करने लग जाए. एंड देन यू कैन एलिमिनेट पीपल लाइक मी, आई थिंक. एंड आई कैन से दिस बिकॉज आई थिंक this could be my biggest gift to Warren Buffett. I mean, अगर एक पर्सन ने मुझे फ्री एजुकेशन दी और इतना कुछ किया हमारे लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि यार हम जैसे लोगों को भी पैसा देना बंद करिए. आई थिंक अगर कोई इंसान इस कॉन्वर्सेशन को पूरा सुन ले तो काफ़ी सारे वेल्थ मैनेजर्स की जॉब पे इम्पैक्ट आने वाला है. आपने अपनी ऑडियंस को कहा था दैट इफ अ 20-year-old invests 50,000 rupees once at 18% for 40 years, it becomes 3.75 crore at retirement. All you have to do is start. Sounds really rosy, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. But two things, not everyone has 50,000 rupees to invest. And secondly, 18% का return थोड़ा सा unrealistic लगता है. तो what do you have to say about? I think इसमें दो चीज़ें हैं समझने वाली. एक तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो पब्लिक स्पीकिंग में हैं, उनसे आपको समझना चाहिए दे आर ग्रेट सेल्समैन. तो वॉल स्ट्रीट पे अच्छे इन्वेस्टर आपको कम मिलते हैं, दलाल स्ट्रीट भी, वॉल स्ट्रीट दोनों. इन्वेस्टर कम मिलते हैं, सेल्समैन बहुत अच्छे मिलते हैं. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है कि मैंने बोला 50,000 डालो 18% और ये, तो दीज आर माई सेल्समैन क्वालिटीज. आई थिंक आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट. आई मीन, तो देखिए इसमें 2-3 चीजें समझने वाली हैं. पहले तो ये 18% नंबर आया कहाँ से 18% आया, और वो सच में नंबर क्या होना चाहिए, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, सारी चीज़ पे बात कर रहा हूँ. पहले आपको समझना पड़ेगा 18% यहाँ से आया कि 1979 में. और लंबे पीरियड का रिटर्न क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न ऐसे निकालूं कि 2020 मार्च में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे डाली थी, बिकॉज वी मेड द वीडियो कि भाई उस दिन निफ्टी 8,000 पे था और 20,000 पे हो जाएगा 5 साल बाद, जबकि आज 25,000 पे हो गया है, तो उसका CAGR निकालेंगे तो 24, 25, 26% आ जाएगा. बट दिस इज द रॉन्ग वे टू लुक एट द मार्केट्स, बिकॉज आप बॉटम से चेक कर रहे हैं. कई लोग तो ये भी बोलेंगे कि 9/11 में पहला अटैक जब हुआ था, एक प्लेन टकराया था, दूसरा प्लेन टकराने वाला ही था, वहीं पे कर दिया होता तो कितना अच्छा हो गया होता. तो इसको बोलते हैं चेरी पिकिंग ऑफ डेटा. आप जहां पे बॉटम पे जाते हैं, बॉटम से चेक करके रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. अब वॉरेन बफेट सर को किसी ने पूछा कि भाई फिर रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने बोला अगर बहुत लंबे समय का रिटर्न निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप बूम और बॉटम पे इन्वेस्ट करने का जो इफेक्ट है वो एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हमने 1979 से निकाला कि 100 के बेस वैल्यू पे स्टार्ट हुआ. 100 से 82,000 अगर हो गया तो इसका जो एनुअल CAGR है दैट इज अबाउट 16% पर एनम. नाउ इस 16% पर एनम में डिविडेंड आपको अलग से मिला है, जिसको आप TRI इंडेक्स में देखते हैं. वैसे निफ्टी TRI भी आता है, अगर आपने देखा हो तो इसमें डिविडेंड ऐड हो जाता है. तो जो निफ्टी आज आपको 24,000 25,000 दिख रहा है, वो 25,000 नहीं, इट वुड बी 35-36,000, क्योंकि ओवर द ईयर्स एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है 35-36, बट ओवर द ईयर्स जो भी डिविडेंड ऐड हुए हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो अगर मैं वो 1.5-2% के डिविडेंड ऐड कर दूं तो वो 16 का 17.5-18% हो जाता है. तो हिस्टोरिकली मैं इसमें कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं. देखिए मैंने बोला है 50,000 अगर कोई 18% पे इन्वेस्ट करता है, तो मैं बोल रहा हूँ 18% मत मानिए, आप 15% ही मानिए पहले तो. अब 15% अगर आप मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो 3.75 करोड़ है वो 1.33 करोड़ हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 3% कम कर दिया. तो अगर
1.33 को वापस 3.5 करना है या 3.75 करना है तो 50,000 के बदले 1.5 लाख से स्टार्ट कर दीजिए. सो इफ यू डोंट बिलीव इन द नंबर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मैं बोल रहा हूं आप 1.5 लाख से करिए. अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैं 1.5 लाख से कैसे करूं, तो मेरा इस पर बहुत आसान आंसर, बहुत सिंपल आंसर है कि जब भी आप 18 से ऊपर हो जाते हैं आपको काम करना चालू करना चाहिए. तो मेरे जैसे लोगों का क्या है कि हम जैसे लोगों बहुत एवर्जन टू वर्क है और दीज आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव पीपल फॉर द सोसाइटी. ज्यादा अच्छे लोग कौन से हैं जो सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर आप 18 से ऊपर हो गए हैं और ट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो ट्यूशन पढ़ा दीजिए, पैसा कमाइए. अगर आप स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग करके करिए, कैफे कॉफी डे में कॉफी सर्व कर दीजिए, बरिस्ता में या डोमिनोज में पिज्जा डिलीवर कर दीजिए. यू हैव टू ज्वाइन द वर्क फोर्स. क्योंकि हम बार बार बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा. वो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि वर्किंग एज में हमारे पास बहुत लोग हैं लेकिन आप तो वर्क ही नहीं कर रहे हैं. तो मैं बोल रहा हूं 18 की एज में चालू करिए, काम करना चालू करिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं तो हर बच्चे को बोलता हूं, माय सन इज 12 years old, आई डोंट नो इफ ही विल टेक माय एडवाइस. मैं तो उसको बार बार बोलता हूं कि आपको स्टॉल लगाने में भी जो सीखने को मिलता है दैट इज एनॉर्मस. ये सब चीजें जो हैं आपको लास्ट में सिखाती हैं कि प्राइसिंग पावर क्या होती है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है. तो आपको ग्रेट इन्वेस्टर बनने में, ग्रेट बिजनेसमैन बनने में, तो जितने यंग एज में आप काम करना चालू कर सकते हैं काम चालू करिए. मैं बहुत ही वियर्ड बात बोल रहा हूँ और इंडिया के लिए तो बहुत ही वियर्ड है कि अगर आपको पैसा कमाना नहीं मिल रहा, समझ आ रहा, तो चेक करिए आपके घर में अगर कोई सफाई करने वाला आता है तो वो कितने रुपए लेता है. संडे के संडे आप कर दीजिए और पेरेंट्स को बोलिए उतना पैसा मेरे को दे दीजिए. तो कैसे भी कमाइए, गार्डनिंग का काम करिए, घर में कुछ भी करिए, सफाई का करिए, डोमिनोज ज्वाइन करिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करिए. आई थिंक एवरीबडी हैज टू ज्वाइन द वर्क फोर्स. और एक बार जब आप काम करके पैसा कमाएंगे तो बस ये ध्यान रखिए कि खर्चा नहीं करना है स्टार्टिंग कुछ ईयर्स में. तो मैं ये देखता हूँ इंडिया में, मैंने अपनी वाइफ को एक बार बोला कि भाई सारी मेड्स को बताओ कि वो जो हर महीने पैसा बचाते हैं उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी में ना करें एटलीस्ट पीपीएफ में कर दे. तो कई लोगों ने मुझे बोला अरे क्या बात कर रहे हो, मेड्स तो हैंड टू माउथ होते हैं, उनका कैसे होगा. आई डोंट एग्री टू दिस स्टेटमेंट. आई डोंट एग्री बिकॉज कि गुड़गांव जैसे शहर में अगर आपके पास फुल टाइम मेड है, यू वुड बी पेइंग देम अ लॉट ऑफ मनी. आई मीन यू माइट बी पेइंग 20,000 25,000 पर मंथ. अब 25,000 वो पर मंथ अगर कमा रहे हैं, आपके घर पे रह रहे हैं, घर से ही सब कुछ सामान आ रहा है, खाना घर से है, कपड़े घर से है, सब कुछ घर से है, दे आर इफेक्टिवली सेविंग 20-25,000 एवरी मंथ. आई डाउट इंजीनियर सेव 20-25,000 एवरी मंथ इन दिल्ली एनसीआर. तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट मनी, द प्रॉब्लम इज वो 20-25,000 अगर आप मेड से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पेरेंट्स ने बोला है कि इसलिए इकट्ठा करना है क्योंकि शादी पे खर्च करना है. इफ यू नो हाउ टू यूज मनी इन द यंग एज, एट द एज ऑफ 18, 19, 20, जिस एज में वो काम करना चालू करते हैं, 3 years ऑफ वर्क कैन क्रिएट एनॉर्मस डिफरेंस. मतलब जैसे बिल गेट्स बोलते हैं, तो मैं इसको बहुत बोलता हूं, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर, तो मैं तो ये बोलूंगा लिसनर्स को कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर स्पेशली आफ्टर दिस पॉडकास्ट इट्स योर मिस्टेक. तो वो आपको अवॉइड करना है. एंड आई थिंक everything can be sorted if you do that. Yeah, I think ये जो आपने मेड